जय भीम साथियों। आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। हार के जीतने वाले को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। आज मैं बाबा साहब के बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करूंगा। उनके संघर्षों पे बहुत शॉर्टकट में, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इंटरेस्ट आने वाला है। मैंने एक ऐसी अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये जो चुनावों में हारने जीतने वाले लोग हैं, क्या जीतने वाले जो वोट से जीत जाते हैं, क्या वे सच्चे हितैषी होते हैं समाज के, या सच्चे वाकई बाबा साहब के विचारों और संघर्षों पर चलने वाले होते हैं? क्योंकि पिछले 1952 से लेकर के अभी तक देखने में ऐसा है, बीएसपी बनने से पहले या और कुछ सांसद जो क्रांतिकारी आए उनके अलावा 131 की संख्या में हमारे लोग बोलते नहीं हैं। SC ST की 131 सांसद हैं, रिजर्व सीटें। और जब संसद में संविधान के खिलाफ संविधान विरोधी बिल आते हैं कानून बनने के लिए, जिसमें निजीकरण की नीतियां भी होती हैं, तो हमारे SC ST के सांसद बहुत कम है जिनके की विरोध वहां पर होते हैं। क्या है ही नहीं। तो इसीलिए जब संविधान के विरुद्ध और संविधान में दिए SC ST के अधिकारों के विरुद्ध जब नीतियां बनती हैं उनके अधिकारों के खिलाफ, तो नहीं बोलते। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि अभी कुछ एक हमारे लोगों के अंदर ऐसी वो है कि कोई अगर जीत जाता है तो बस उसी के पीछे भाग लेते हैं, गुलदस्ते लेके, फूल लेकर के, और बस उसी में बाबा साहब को देखने लगते हैं। उसी में सोचते हैं कि बस अब तो ये ही हमारा कल्याण करेगा। वोट से जीतने वाला हर आदमी बाबा साहब नहीं हो सकता। और बाबा साहब की विचारधारा का व्यक्ति हारने वाला, वोट से हारने वाला, वो हार नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने एक टाइटल ये रखा आज की हार के जीतने वाले को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। मुझे याद आ रहा है जब गोलमेज सम्मेलन जब शुरू हुए थे, और पहले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने बॉयकॉट किया उसमें जाने का, कांग्रेस ने अर्थात श्री गांधी ने बॉयकॉट किया उस गोलमेज सम्मेलन का। और गोलमेज सम्मेलन इसलिए था, अंग्रेजों ने इसलिए बुलाया था क्योंकि अंग्रेजों को देश छोड़ के जाना था। और पहले विश्व युद्ध में बहुत नुकसान हुआ था अंग्रेजों को, और दूसरा विश्व युद्ध सर पे मंडरा रहा था। हिटलर ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था, और देश के अंदर भी भारी असंतोष आंदोलन चल रहा था। इसमें गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग और फलाने ढिकले, ये वो तमाम तरह की जो विचारधाराएं वहाँ अंग्रेजों के विरुद्ध मैदान में कूद पड़े थे। तो जो ये लड़ाई चल रही थी, जो संघर्ष चल रहा था चारों तरफ, और फिर जो क्रांतिकारी अंग्रेजों पे गोलियां बरसा रहे थे, बम फेंक रहे थे, तो उससे दहशत में थे अंग्रेज चौतरफा। राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी अंग्रेज पूरी तरह घिर गए थे। तो उन्होंने एक जॉइंट एक सेशन बुलाया सब वर्गों के, सब प्रतिनिधि, चाहे उसमें अछूतों के वो प्रतिनिधि हों, कांग्रेस के जो बड़ी पार्टी थी उस समय जो लीड कर रही थी मूवमेंट को, उसमें उन्होंने राज्य रजवाड़ों के प्रतिनिधि बुलाए, उसमें सिखों के बुलाए, मुस्लिम लीगों के बुलाए, क्रिश्चियंस के बुलाए, एंग्लो इंडियंस के बुलाए। उन्होंने तमाम वर्गों को उन्होंने वहां पर बुलाया कि भाई एक मिला करके एक अपना एक संविधान, एक अपना कानून तय कर लो भाई। और गोलमेज सम्मेलन जो पहला बुलाया, तो उसमें उन्होंने, कांग्रेस ने अर्थात श्री गांधी ने उसका बहिष्कार किया। उन्होंने कहा हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन बाबा साहब को वहां पर उन्होंने, अंग्रेजों ने बुलाया था अनटचेबल्स का, अछूतों का प्रतिनिधि के रूप में, और बाबा साहब वहां गए थे। और बाबा साहब ने वहां पर अपना, क्योंकि कांग्रेस नहीं थी वहां पे,
जो बड़ा दल था देश का वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। सेशन तो चला, लेकिन उस सेशन में अंग्रेजों ने उसको पोस्टपोन कर दिया। आगे दूसरा उन्होंने बुलाया कि बिना कांग्रेस के ये फैसला नहीं हो पाएगा, कांग्रेस बड़ा दल है तो उसकी उपस्थिति जरूरी है, उसके प्रतिनिधि होने चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने पहले सम्मेलन में अपना खेल कर दिया। बाबा साहब ने अपने तमाम अछूतों के जो उनकी मांग थी, पॉलिटिकल मांग, उसको उन्होंने वहाँ पर बड़ी मुखरता से, बड़ी मजबूती के साथ लिखित रूप में वहाँ पर रखा भी और अपनी बात भी उन्होंने वहाँ पर कही। उसके लिए फिर अंग्रेजों ने अगला गोलमेज सम्मेलन बुलाया दूसरा। तो उसमें जब ये भारत पहुंची बात, बाबा साहब द्वारा रखी गई अपने अछूतों के हक में अधिकारों की पॉलिटिकल मांग को लेकर के जब वो पहुंची चर्चा भारत, तो श्री गांधी दूसरे उसमें आने को बिल्कुल तैयार हो गए। दूसरे सम्मेलन में उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि अगर कांग्रेस ने सोचा और श्री गांधी ने कि अगर इस बार नहीं गए तो ये अंबेडकर अपना काम कर जाएगा और वो अछूतों का अपना अधिकार वहां ले लेगा। क्योंकि श्री गांधी का मानना यह था कि वर्ण व्यवस्था से ही देश चलना चाहिए, उसके समर्थक थे वर्ण व्यवस्था के। और वो ये कहते थे बाबा साहब से भी अक्सर, और दूसरे उनके अखबार में भी छपता था कि भाई कि ये जो अछूतों का जो ये उद्धार है ये धीरे धीरे होगा, और जो अपर कास्ट जातियां हैं उनकी दया पर और उनकी सहमति पर इनकी ये अछूतोद्धार होना चाहिए, इनका कल्याण होना चाहिए। इनकी जो भी कानून है या जो भी चीज़ें हैं, अधिकार हैं, वो सब अपर कास्ट के द्वारा ही, उनके सवर्णों के द्वारा ही मिलने चाहिए। लेकिन बाबा साहब समझते थे कि इनके लिए अलग कानून चाहिए, इनके अधिकार चाहिए और वो तय होने चाहिए सुनिश्चित, चाहे संविधान में, कानून में, किसी भी तरीके से, जिससे कि इनको इनका कानूनी तरीके से इनका अधिकार मिले और सत्ता में, हर चीज़ में, प्रशासन में, सत्ता में, शिक्षा में इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। वही बाबा साहब कानून के माध्यम से चाहते थे। लेकिन श्री गांधी समझते थे कि वर्ण आश्रम जो है बिल्कुल बहुत बढ़िया और उसी के माध्यम से ये काम होना चाहिए। और एक जगह तो श्री गांधी ने यह भी कहा था कि मुझे वो आज़ादी नहीं चाहिए जिस आज़ादी में अछूतों के एक कोई भी राजनीतिक या कानूनी अधिकार हो। ये रिटर्न वो है उनका, ये स्टेटमेंट है। तो इसीलिए वो पहुंच गए कि वहाँ पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में श्री गांधी पहुंच गए स्वयं कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। और वहाँ जा कर के उन्होंने वहाँ पर जो उनको करना था, उनका पहला काम, उनको देश की आज़ादी के बारे में वहाँ बात नहीं रखी। कोई उन्होंने कानून, संविधान जो बनने वाले थे, अधिकार हर वर्गों के, चर्चा उसमें शामिल होनी थे, उन पे कोई बात नहीं रखी। वहाँ उन्होंने बात क्या रखी कि उन्होंने कहा कि भैया ये जो डॉक्टर अंबेडकर है ये अछूतों का प्रतिनिधि नहीं है। अब एक इतनी बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी देश की, और वो वहाँ पर जो आज़ादी के आंदोलन को लीड कर रही थी, अगर उसका प्रतिनिधि वहाँ पर बोल दे, वो भी श्री गांधी, जिनका कि एक मान सम्मान था, एक लेवल था उस दौर में पूरे दुनिया में, अगर वो एक मजबूत आदमी इस बात को बोल दे तो अंग्रेजों के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई, और बाबा साहब के भी और दूसरे प्रतिनिधियों के भी, जो समझते थे कि डॉक्टर अंबेडकर बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और इनको इसमें रहना चाहिए, इस गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि कानून के जानकार हैं, ये हमारी भी मदद कर पाएंगे। तो अंग्रेजों का भी ऐसा मानना था, और दूसरे जो और भी थे, मुस्लिम लीग और दूसरे और थे, ये अपने सिख और एंग्लो इंडियन और दूसरे, वो तमाम लोगों का मानना था कि बाबा साहब अंबेडकर को इसमें रहना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर को। लेकिन श्री गांधी ने वहाँ विरोध कर दिया, बोला कि ये अछूतों की एकमात्र भारत में प्रतिनिधि कांग्रेस है, प्रतिनिधित्व करती है, और कांग्रेस ही उसका प्रतिनिधित्व करती है। अंबेडकर अछूतों का प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए इनको गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है। तब अंग्रेजों को तो लगता था कि भाई, और सब लोगों को, कि अंबेडकर रहने चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी है और अपने वर्ग का बात रख सकते हैं और सबकी हेल्प हो सकती है। तो अंग्रेजों को भी झटका लगा। उन्होंने उनकी जो 5 लोगों की वो अध्यक्ष मंडल था, उन्होंने, जिसमें उनके प्रधानमंत्री भी थे, डोनाल्ड मैक्से डोनाल्ड करके, तो वो भी, उन्होंने भी कहा भाई चाय ब्रेक ले लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। और चाय ब्रेक में अंग्रेजों ने एक तोड़ निकाला। उन्होंने कहा, श्री गांधी चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन इस तरीके से सिर्फ आपकी बात मानने से काम नहीं चलेगा, हम आपको 1 हफ्ते का समय देते हैं,
एक हफ्ते के लिए सम्मेलन को पोस्टपोन किया जाता है और तब तक आप दोनों भारत से, इंडिया से अपने अपने पक्ष में अछूतों से, उनके संगठनों से अपने पक्ष में कि कौन प्रतिनिधि है, अपने पक्ष में टेलीग्राम आप मंगवा लीजिए। और उसके बाद उन्होंने सम्मेलन को पोस्टपोन कर दिया एक हफ्ते के लिए। और क्योंकि श्री गांधी तो बहुत ही मजबूत पार्टी के, कांग्रेस जैसी बड़ी मालदार पार्टी के वो और बड़ी पार्टी के मुखिया थे, तो उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन ट्रंक कॉल मिला के, तो यहाँ पर तो पूरा खबर फैल गई। अब बाबा साहब के तो जो लोग थे बेचारे गरीब गरीब कहाँ कहाँ रहते थे, इतने मालदार थे नहीं, तो बाबा साहब ने जैसे तैसे कांटेक्ट किए होंगे कि भाई देखो ऐसी स्थिति है और अब मुझे प्रतिनिधित्व, आपकी मदद है, अगर प्रतिनिधित्व चाहिए यहाँ पर मुझे बात रखनी है तो मुझे भैया अपना टेलीग्राम भेजो मेरे समर्थन में। अब जैसे ही एक हफ्ता गुजर गया, एक हफ्ते बाद फिर दोबारा से सम्मेलन शुरू हुआ, तो काउंटिंग शुरू हो गई। अंग्रेजों ने दोनों के जो टेलीग्राम आए थे उन दोनों को देखने शुरू कर दिए। तो श्री गांधी के पक्ष में तो 3300 कुछ टेलीग्राम आए उनके पक्ष में, और बाबा साहब के पक्ष में मात्र 31-32 वो थे टेलीग्राम। अब अंग्रेज भी सहम गए, बाबा साहब भी सहम गए, और जो लोग थे वहाँ मुस्लिम लीग वगैरह के जो बाबा साहब को सपोर्ट कर रहे थे वो भी सहम गए कि इतना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी अब यहाँ से जाएगा तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अंग्रेजों ने फिर कहा कि भाई टी ब्रेक ले लेते हैं और थोड़ा इस पे हमें सोचना है। और गांधी जी बड़े खुश हो गए, कांग्रेस खुश हो गए, सारमाम खबर फैल गई कि गांधी जी जीत गए। अब उन्होंने टी ब्रेक के बाद वापस आए, लौटे, तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई ठीक है, देखिए श्री गांधी जी को 3300 कुछ वोट मिले हैं, टेलीग्राम आए भारत से, और डॉक्टर अंबेडकर को 32 के करीब आए हैं, बहुत बड़ा फासला है। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया देखिए एक बात ये है कि जो 3300 टेलीग्राम श्री गांधी को आए भारत से, वो एक ही पोस्ट ऑफिस से आए हैं, और डॉक्टर अंबेडकर को जो 32 टेलीग्राम आए हैं वो भारत के 32 अलग अलग पोस्ट ऑफिसों से आए हैं। इसलिए हम डॉक्टर अंबेडकर को डिक्लेयर करते हैं ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनटचेबल्स। उन्होंने कहा कि अछूतों के प्रतिनिधि डॉक्टर अंबेडकर हैं और ये रहेंगे सम्मेलन में। और गांधी जी का, श्री गांधी का जो टेलीग्राम है वो एक ही पोस्ट ऑफिस से हैं, भले ही ज़्यादा हैं, बट वो हम उनको इनवैलिड डिक्लेयर करते हैं। और उसमें बाबा साहब ने वहाँ पर भी हार करके जीत दर्ज की। इतनी बड़ी शक्ति, महाशक्ति कांग्रेस, जिसके नाम से पूरे देश दुनिया में हाकार मचता था, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को धूल चटाई और इंग्लैंड में हराया, प्रतिनिधित्व के रूप में हराया। पहली जीत बाबा साहब ने हार के भी जीत ली, क्योंकि वो टेलीग्राम में वोट की गिनती में हार गए 3300 बनाम 32। लेकिन वहां पर जब पता चला कि ये 32 पूरे अलग अलग इलाकों से आए, और एक जो पिथौरागढ़ का इलाका था उस समय, आज पिथौरागढ़ में जाओ तो आज भी अगर आप चले जाओ 2024 में, इतने आधुनिकीकरण के बाद भी वहां पर इतने दुर्गम पहाड़ियां हैं, बारिश हो जाए तो आज भी वो गिर जाती हैं। मैं एक बार गया था 800 से, तो वहाँ हल्की सी बारिश पड़ी तो वहाँ पर वो चट्टानें खिसक के नीचे आ गई। कम से कम 10 घंटे हम उसमें फंसे रहे, उसमें चट्टान दरक गई नीचे को। तो जब उस समय, जब 1930 की बात हो रही है, करीब करीब 100 साल पहले की बात हो रही है, तो उस समय कितनी दुर्गम क्षेत्र रहे होंगे, दूर दराज तक ना रास्ते थे, ना कोई सुविधाएं थी। वो हमारे जांबाज सिपाही बाबा साहब के पक्ष में अपने खून से उन्होंने चिट्ठी लिख करके, और वहाँ उस पोस्ट ऑफिस से इतनी दुर्गम पहाड़ियों में पार करते हुए पैदल उन्होंने कैसे भेजा होगा वो चिट्ठी, इसको देखना पड़ेगा। और अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, ये बाबा अम्बेडकरी, डॉक्टर अम्बेडकरी असली रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि ये चिट्ठियां बता रही हैं, इनका मजमून बता रहा है और इनकी भावनाएं बता रही हैं। और 32 अलग अलग पूरे देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग टेलीग्राम उसमें पोस्ट ऑफिसों से आए हैं टेलीग्राम। तो ये बाबा साहब की बड़ी जीत थी, हार के भी बाबा साहब जीत गए। और ये इसके बाद ये तो हो गया। और उसके बाद जब बाबा साहब ने जीती पहली राजनीतिक अधिकार की लड़ाई, इस देश के अछूतों की, सदियों से गुलाम,
जिनके कोई अधिकार नहीं, अमानवीय जीवन, पशुओं का जीवन जो जीते थे, जिनकी इतनी बुरी उनके ऊपर अत्याचार, उनके उनके शोषण, हर तरह का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण, हर तरह का शोषण होता था, जिनके ऊपर इतने कठोर प्रतिबंध थे कि जितने किसी आतंकवादी को आज जेल में बंद कर दे तो उसके भी नहीं होते इतने कठोर प्रतिबंध। कम से कम उसको अपनी बात रखने के लिए उसको कोर्ट न्यायालय में सुविधाएं दी जाती हैं, वकील दिए जाते हैं, उसको भी अधिकार होता अपनी बात रखने का, लेकिन अछूतों को नहीं था। इतने घोर प्रतिबंध थे कि उनको 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 पीने के पानी तक लेने की उनको इजाज़त नहीं थी, सार्वजनिक कुओं से, तालाबों से, सार्वजनिक सड़कों पे उतरने की उनकी वो नहीं थी, मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं, उनको साफ सुथरे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं। जिस जाति में पैदा हुए उसी जाति के परंपरागत पेशे करने हैं, दूसरे काम करने के अधिकार नहीं। सैकड़ों तरह के प्रतिबंध गिनाते गिनाते भी यहाँ पर और 24 घंटे बीत जाएंगे तब भी वो पूरे नहीं होंगे। इतने घोर, इतने अमानवीय प्रतिबंध उसमें लगे हुए थे धर्म के नाम पर। और उसके बाद जब बाबा साहब ने पहला वो लड़ाई के बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब उन्होंने प्रतिनिधि चुने गए और उन्होंने जब अपनी बात रखी, कानूनन और साइंटिफिक तरीके से अपनी बातें रखी, तो अंग्रेजों को मजबूर होकर के हमें अछूतों को पहला राजनीतिक अधिकार देना पड़ा, और वो अधिकार था कम्युनल अवार्ड, अर्थात पृथक निर्वाचन मंडल और 2 वोट के साथ, दोहरे वोट के साथ। ये बड़ी कामयाबी बाबा साहब ने मिली, लेकिन श्री गांधी उससे नाराज हो गए। उन्होंने अंग्रेजों को बोल दिया इसको वापस लो, इस अधिकार को, नहीं तो मैं अपना जीवन दे दूंगा, त्याग दूंगा। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने कहा भाई हम इसको वापस नहीं ले सकते, अब आपको अगर मनाना है तो आप अपने वहाँ के अछूतों को मना लीजिए, तो हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो अंग्रेजों ने स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने उनको एक रास्ता दे दिया कि आप अपने अछूतों से वहाँ से बात कर लो, उनके प्रतिनिधियों से, अगर वो मान जाए, कोई एग्रीमेंट हो जाए तो हम उसको अप्रूव कर देंगे। इसीलिए 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में, और वो बैठ गए, श्री गांधी अनशन पे बैठ गए, आमरण अनशन इसके विरुद्ध, कि भैया ये जो डबल वोट का राइट और कम्युनल अवार्ड मिला अछूतों को, मैं इसके विरुद्ध हूँ, इससे हिंदू धर्म टूट जाएगा। और हिंदू धर्म को बचाने के लिए श्री गांधी ने वहाँ पर आमरण अनशन इस देश के अछूतों से, सदियों सदियों से सताए गुलाम और इस देश में जो तकलीफ में थे, अमानवीय जीवन जी रहे थे, उन अछूतों के एकमात्र राजनीतिक अधिकार से हिंदू धर्म खतरे में आ गया। हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रोधा श्री गांधी ने, अर्थात कांग्रेस ने, वहाँ पर आमरण अनशन कर दिया और वहाँ पर आंदोलन शुरू हो गया डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ। जब बाबा साहब के पास गए कांग्रेसी की, ये महात्मा जी भूख हड़ताल पर है, अगर आपने ये बात नहीं मानी, आपने वापस नहीं लिया ये कम्युनल अवार्ड अपना ये, तो फिर वो आज़ादी का क्या होगा। तो बाबा साहब ने कहा कि भैया ऐसे महात्मा कई आए कई गए, सदियों बाद मेरे लोगों को एक अधिकार मिला है, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, मगर मैं किसी भी हालत में अपने लोगों का अधिकार नहीं छोड़ूंगा। और फिर बाबा साहब ने कहा कि भाई मैं अकेला ही थोड़ी प्रतिनिधि हूँ, मुझे तो श्री गांधी ने और कांग्रेस ने अछूतों का प्रतिनिधि मानने से मना कर दिया था। आपके पास कांग्रेस में भी तो हैं, उनसे ले लो, आपके वहाँ पर अछूत बहुत सारे कांग्रेसी हैं, उनसे लिखवा के दे दो अंग्रेजों को। लेकिन कांग्रेसियों को और गांधी को पता था कि डॉक्टर अंबेडकर के बिना एग्रीमेंट के अंग्रेज किसी भी हालत में उसको अप्रूव नहीं करेंगे। 20 सितंबर 1932 और 24 सितंबर 1932 4 दिन के महायुद्ध में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर भारी हमले हुए। उनके घरों पे स्वर्ण महिलाएं आदमी जाकर के कांग्रेसियों ने हल्ला बोला, उनके विरुद्ध नारे लगाए, उनको जान से मारने की कोशिश की, उनके लोगों को गांव गांव में पीटना शुरू किया, लेकिन बाबा साहब हिले नहीं। बाबा साहब को उन्होंने पूरी तरीके से घेर लिया। और दूसरी बात ये कि अछूतों में जो कांग्रेसी थे वो वहाँ पर वो श्री गांधी और कांग्रेस के साथ खड़े थे, वो बाबा साहब के साथ नहीं थे। जबकि वो अधिकार, वो जो डबल वोट का अधिकार और जो सेपरेट इलेक्टोरल का जो फैसिलिटी उनको भी मिलनी थी, लेकिन वो कांग्रेस के साथ खड़े थे, बाबा साहब के साथ नहीं थे। लेकिन फिर भी बाबा साहब ने हिम्मत नहीं हारी, और आखिरी में जाकर के जब बाबा साहब नहीं टूटे, बिल्कुल डटे रहे मैदान में, और बावजूद इसके कि उनके खिलाफ इतना षड्यंत्र हुआ, बावजूद इसके कि अछूतों को गांव गांव में पीटे जाने लगा,
उसके बावजूद भी बाबा साहब नहीं विचलित हुए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक बार तो मरना ही है, ऐसी ऐसी अमानवीय जीवन, नार के जीवन जीने से अच्छा तो मर जाओ तो बेहतर है। फिर भी बाबा साहब नहीं हिले और इतना भयंकर उनके ऊपर ये अत्याचार हो रहा, हमले हुए, आंदोलन हुए उनके विरुद्ध। लेकिन फिर अंत में जब गांधी की तबीयत ज़्यादा नासाज होने लग गई और बिल्कुल जवाब देने लग गए, क्योंकि 4 दिन के अनशन से श्री गांधी निडाल हो गए, तो तब जा कर के उनकी पत्नी कस्तूरबा जी और कांग्रेसी जा कर के उन्होंने, कस्तूरबा जी ने बाबा साहब के सामने अपनी झोली फैला दी, उनके जीवन की भीख मांगी, श्री गांधी को बचा लो। और उन्होंने, उनकी पत्नी ने, कस्तूरबा ने कहा बाबा साहब को, बाबा साहब वहाँ टूट गए। एक महिला, उस तरह से उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरह आकर के अपना आंचल फैला के अपने पति के जीवन की भीख मांगेंगे, और उन्होंने दुहाई दी तो बाबा साहब वहीं पर टूट गए। और बाबा साहब ने फिर कहा कि भैया ऐसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं अपना अधिकार को। तब कांग्रेसियों ने कहा कि श्री गांधी ने कहा है कि अंबेडकर को बोलो जो उसको चाहिए ले ले, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरल और डबल वोट के अधिकार को छोड़ दे। तब बाबा साहब ने एक ड्राफ्ट बनाया, और ड्राफ्ट में जो सीटें 56 सीटें थी उनको 150 से ज़्यादा किया। जहाँ पर उन्होंने शिक्षा का बजट पास करवाया, जहाँ पर उन्होंने नौकरियों में हिस्सेदारी तय की, तमाम चीज़ें अपने अछूतों की उन्होंने जम के खूब पेट भर के उन्होंने लिख करके उसमें ले लिया। और तब संयुक्त चुनाव प्रणाली का एक व्यक्ति एक वोट, और समान जो 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 वो इलेक्टोरल होगा वो एक होगा, वो अलग से नहीं होगा, सेपरेट नहीं होगा। संयुक्त चुनाव प्रणाली जिसको बोलते हैं, जो आज लागू है, एक व्यक्ति एक वोट और संयुक्त चुनाव प्रणाली, वो उन्होंने जाकर के 24 तारीख को यरवदा जेल में साइन हुआ, डॉक्यूमेंट साइन हुआ। और बाबा साहब ने हार करके भी, इसमें भी पूना पैक्ट में भी बाबा साहब हार गए, लेकिन हार के भी वो जीत गए। उन्होंने तमाम कांग्रेसियों को इनको सबक सिखाया, अकेले बाबा साहब ने डट के मुकाबला किया, और उसके बावजूद भी अपने अछूतों के लिए, जो आज हमें तमाम ये रिजर्वेशन वगैरह तमाम चीज़ें हैं, ये सारे अधिकार उसी की पृष्ठभूमि थी पूना पैक्ट की, जहाँ से कि बाबा साहब ने हासिल की। तो ये दूसरा वाक्य था कि जब बाबा साहब हार के भी जीत गए। और तीसरा वाक्य, बाबा साहब को इन्होंने कह दिया कांग्रेसियों ने कि संविधान सभा की जब ये लड़ाई हो रही थी 1946 की, और बाबा साहब ने भी अपने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नामक जो पार्टी बनाई थी, उसके तहत उन्होंने अपने तमाम उम्मीदवार पूरे देश में खड़े कर दिए थे संविधान सभा के लिए। वहाँ चुनाव हो रहा था कि संविधान सभा में कौन कौन लोग जाएंगे, संविधान बनना था। तब बाबा साहब 1946 में किया तो कांग्रेसियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि हमने अंबेडकर के लिए संविधान सभा की दरवाजे तो छोड़ दो, रास्ते दरवाजे, हमने उसके लिए रोशनदान तक बंद कर दिए हैं। हम अंबेडकर को किसी हालत में संविधान सभा में घुसने नहीं देंगे। ये कांग्रेसियों ने हल्ला बोल दिया बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ, और बाबा साहब हार गए, उनकी पार्टी हार गई, बुरी तरह हार गई, सारी सीटें हार गई संविधान सभा की। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग ने और वहाँ के बंगाल के अछूतों ने तो उनके लिए एक सीट खाली करवाई, और बाबा साहब को अछूतों ने और मुस्लिम लीग ने मिलकर के बाबा साहब को जिताया और संविधान सभा के लिए इलेक्ट किया। और यहाँ पर भी बाबा साहब हार के जीत गए। और लेकिन कांग्रेसियों ने अपनी चालबाजी छोड़ी नहीं। जब बंटवारा हुआ, देश का बंटवारा हुआ, तो जो बाबा साहब के हिस्से की सीट थी बंगाल में, उसको पूर्वी पाकिस्तान में उन्होंने दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया। और जो बाबा साहब जहाँ से जीते थे बंगाल से, वो सीट वहाँ पर पाकिस्तान में चली गई, बंटवारे में वहाँ चली गई। तो बाबा साहब एक बार फिर संविधान सभा से बाहर हो गए, और उनको कांग्रेसियों ने कहा कि भैया तुम्हारी सीट तो वहाँ पाकिस्तान में चली गई, वहाँ पाकिस्तान के संविधान सभा में जाओ, तुम्हारा तो चुनाव क्षेत्र वहाँ चला गया जहाँ से जीते थे। और बाबा साहब का उपहास उड़ाया, अपमान किया, और उन्होंने 7 लोगों की एक कमेटी बन गई, जो संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में 1946 में बनी। नवंबर में 11 नवंबर को उसकी पहली बैठक हुई। लेकिन उसके बाद 11 नवंबर 1946 से लेकर के आज़ादी के दिन तक 15 अगस्त 1947 तक उस संविधान सभा ने एक अक्षर भी लिख नहीं पाए। वो कमेटी बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो गई।
और जब अंग्रेजों ने देश कांग्रेस के हैंड ओवर किया 15 अगस्त 1947 को, जब देश को सौंपा, तो उन्होंने चिंता जाहिर की। अंग्रेजों ने कहा कि भाई संविधान कौन बनाएगा, अभी तक तो तुम्हारा ये एक शब्द भी नहीं लिखा उसमें, ये 7 लोगों की कमेटी बनाई थी संविधान सभा की, कौन करेगा। तब अंग्रेजों ने कहा कि जाओ और लेके आओ डॉक्टर अंबेडकर को, उसके अलावा तुम्हारे देश का संविधान कोई नहीं बना सकता। लाओ उसको लेकर के, बाबा साहब अंबेडकर को, इतना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी तुमने बाहर रखा हुआ है। तब जा करके कांग्रेसियों ने जा करके बाबा साहब की मिन्नती की, और सरदार पटेल और तमाम जा करके, और नेहरू जी ने गारंटी दी कि आप जो लिखेंगे, जो करेंगे, हम उसको पास करवाएंगे, आप आ जाइए। मिन्नत की बाबा साहब को। तब जा करके 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, और 26 अगस्त 22 या 26 अगस्त 1947 को बाबा साहब को इस देश की पहली मनोनीत सरकार में शामिल किया गया। मजबूरीवश कांग्रेस ने शामिल किया, और उनको कानून मंत्री का ओहदा दे करके, और जो संविधान सभा बनी थी, उस संविधान सभा के अंदर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई स्पेशल, और ड्राफ्ट करने के लिए, लिखने के लिए, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी का बाबा साहब को चेयरमैन बनाया गया। ये विजय बाबा साहब ने हासिल की, प्राप्त की। बाबा साहब एक बार फिर हार कर जीत गए। ये महाशक्ति थी बाबा साहब कि वो हार के जीत गए और दोबारा से और संविधान सभा में आए। और आपको पता होगा कि बाबा साहब ने करीब करीब 3 साल के आसपास उसमें पूरी मेहनत करके, और 29 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने देश को संविधान सौंपा, जो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ। बाबा साहब एक बार फिर हार के जीत गए। ये बड़ी लड़ाई थी, और सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने आने वाली थी, जो विशेष रूप से मैं बताने जा रहा हूँ। जिस बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया, ये डेमोक्रेसी बनाई, उस डेमोक्रेसी को बनाने वाला हीरो, नायक, महानायक, जब 1952 का पहला आम चुनाव हुआ, तो उस पहले आम चुनाव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी जो सीट चुनी, उत्तरी मुंबई से सीट से, उन्होंने अपना पर्चा भरा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ फिर छल कपट की, और उन्होंने उन्हीं के पीए को, उन्हीं के चेले को, काजरोलकर नामक उनका पीए था, नारायण काजरोलकर, उसको उन्होंने उनके खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ, उन्हीं के चेले को उतार दिया। क्योंकि कांग्रेस का नाम था, कांग्रेस का पूरा जोर था देश में, और वो बाबा साहब बुरी तरह चुनाव हार गए, अपने चेले से हार गए। वोट से बाबा साहब हार गए। इस देश को संविधान बनाने वाले, इस देश को आधुनिक भारत बनाने वाले महानायक बाबा साहब वोट के इलेक्शन में, चुनावी रण में हार गए, अपने चेले से हार गए। और जब वो चेला आया बाबा साहब के पास जीत के लड्डू लेकर के, और उनका, बाबा साहब मैं जीत गया हूँ, तो बाबा साहब ने उसको बिठाया, इज्जत से चाय पिलाई, और बाबा साहब हंसने लगे। मैंने बोला हंसते क्यों बाबा साहब? उन्होंने कहा भाई तू जीत तो गया है, लेकिन तू करेगा क्या, ये तो बता दे, तू करेगा क्या? जीत गया तो करेगा क्या वहाँ पर जा करके? वो शर्मिंदा होके वहाँ से चला गया। और लेकिन आज मैं कह रहा हूँ, आज मैंने आपको नाम बताया उसका, बहुत कम लोग जानते हैं उस चेले का नाम, कि किससे बाबा साहब हारे थे। इसलिए मैं कहता हूँ बाबा साहब का नाम आज भी जिंदा है। आज भी महानायक, दुनिया के महानायक बाबा साहेब, दुनिया की विशाल शक्ति, जिनको कि सिंबल ऑफ नॉलेज दुनिया में कहा जाता है, जो कि पूरी दुनिया के महानायक हैं, उनको दुनिया जानती है। और जिसने उनको हराया, चुनाव में हराया, जो एमपी बना हरा करके, उसको कोई नहीं जानता। तो बाबा साहब एक बार फिर भी हार करके जीत गए। इसको कहते हैं, हार के जीतने वाले को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। तो इसीलिए आज मेरे मन में था कि मैं ये बात कहूं कि बहुत सारे लोग, हमारे ज़्यादातर लोग, जो जीत जाता है, चाहे प्रधान ही जीत जाए, वह उठाएंगे साइकिल, उठाएंगे गाड़ी, लेंगे गुलदस्ते और पहुंच जाएंगे माला लेके, इसके नाम माला डालने, बस समझने लगेंगे पता नहीं, अरे भैया वो खाली वोट से ही तो जीत गया, एमपी बन गया, विधायक बन गया, मंत्री भी बन गया, ये करेगा क्या? अभी क्यों इसके पास माला लेके जा रहे हो? 4 दिन बाद इसको फिर आप चप्पलों की माला लेकर के जाओगे, क्योंकि ये कुछ कर नहीं पाएगा। क्योंकि करने के लिए इसको पता होना चाहिए करना क्या है।
करने के लिए एक महान मिशन की जरूरत होती है कि करेगा क्या। ऐसे जीत गए 131 हमेशा से जीत के आते हैं बाबा साहब की कृपा से, मगर उन पार्टियों के गुलाम बन के बैठे रहते हैं, हमारे किसी काम के नहीं है। अगर काम के होते तो आज भी हमारे लोग गटर में थोड़ी मर रहे होते। अगर वो काम के होते तो आज भी हमारे लोग ठेके पे या कच्ची नौकरी करने पे वर्षों से मजबूर थोड़ी होते। अगर वो कर रहे होते तो हम देश की मुख्य धारा से जुड़े होते, हमारे भी बराबर इस देश के अंदर जमीनें होती, हमारे भी व्यापारी होते, हमारे भी इस देश की धन संपत्ति में हर चीज में हमारी बराबर की हिस्सेदारी होती। अगर वो काम के होते, अगर वो काम के होते तो इस देश में निजीकरण आता ही नहीं। अगर वो काम के होते तो अगर निजीकरण भी आता तो इस देश के प्राइवेट सेक्टर में हमारा रिजर्वेशन लागू होता। अगर वो काम के होते तो इस देश में हमारी अपनी सरकार होती, इस देश में SC ST के नेतृत्व में सरकार होती। वो निकम्मे नाकारे। बाबा साहब ने कहा था ना पुनः पैक्ट साइन करके कि आज मैं हार गया अपनी लड़ाई, क्योंकि जो इन मनुवादी पार्टियों के टिकट पे जो चुनाव लड़के जीत करके आएंगे वो इन पार्टियों के गुलाम होंगे, वो स्वतंत्र प्रतिनिधि नहीं होंगे, अपनी कौमों के काम नहीं आएंगे, अपने लोगों के काम नहीं आएंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा था। तो इसलिए मुझे आज लग रहा था कि कोई जीत गया तो लोग साइकिल ले ले करके पीछे भाग रहे हैं, कोई वहां जा करके कुछ कुछ कर रहे हैं। भैया अभी आप भी रुक जाओ, 5 साल की लंबी लड़ाई है, क्यों ऐसे कर रहे हो। बहुत सारे जीते और वो अपनी पत्नियों को भी भूल गए। वो दूसरी अपर कास्ट पत्नियों से शादी करके उन्होंने हनुमान पैदा करके छोड़ दिए जो हमारे खिलाफ SC ST का तो वो रिजर्वेशन लेकर के जीत रहे हैं, मगर वो हनुमान बने मनुवादियों के और वो हमारे काम के नहीं है। तो इसलिए आज मुझे लग रहा था कि भाई मुझे बाबा साहब की इन सब चीज़ों पर बोलना चाहिए कि हार के जीतने वाले को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं। जय भीम।